हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नीतीश एजुकेशन 27 फ्रेंड्स। मेरे चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की तैयारी करवाता हूँ। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशंस एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, बीजीटी। साथ ही साथ यूजीसी एनटीए नेट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स भी आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूजीसी नेट पेपर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आपका 20 जून 2019 का सेकंड शिफ्ट का था, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे, बाकी के आगे के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा है, आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मीडिया असर्शन है। यहाँ पर मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन है दोनों मोड में है, इंडियन माफ़ कीजिएगा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम में है, तो आपको समझने में कोई समस्या नहीं आएगी ऑप्शंस को समझने में और क्वेश्चंस को समझने में। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, असर्शन क्या है, मीडिया एंटरटेनमेंट डज नॉट इन्हांस द कल्चरल लेवल ऑफ सोसाइटी, ये असर्शन है। अब रीज़न क्या है इसके पीछे, मोस्ट मीडिया एंटरटेनमेंट इनकरेजेस स्केपिज्म नॉट कंटेंट क्वालिटी। देखिए, कोई कोई इज़म बोलता है, कोई कोई इज़्म बोलता है, तो जो भी आपको ठीक लगे वो दोनों ही सही है। अब ये ऑप्शंस है चारों आपके, बोथ ए बी ट्रू है ना, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकेंड है आपका बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और सी ऑप्शन है आपका एज ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। 4 है एज फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। यानी कि यहाँ पे बात की गई है मीडिया से होने वाले मनोरंजन से समाज के सांस्कृतिक स्तर में वृद्धि नहीं होती है। और तर्क क्या है इसके पीछे, मीडिया से होने वाला अधिकांश मनोरंजन पलायनवाद को बढ़ावा देता है, ना कि अंतर वस्तु की गुणवत्ता का। तो देखिए, जो राइट आंसर है इसका वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं। यानी कि मनोरंजन से समाज के सांस्कृतिक स्तर में कोई वृद्धि नहीं होती है। मीडिया देखिए क्या होता है, मीडिया ओनली फॉर द एंटरटेनमेंट है, इससे कोई कल्चरल लेवल में कोई भी ग्रोथ नहीं होगी समाज के। और कारण इसके पीछे वो भी साफ स्पष्ट है कि जो मनोरंजन है वो पलायनवाद को बढ़ावा देता है। पलायनवाद का बढ़ावा देने का मतलब लोग माइग्रेट कर जाते हैं कहीं ना कहीं से मीडिया के इन्फ्लुएंस में आकर। तो ये है, तो असर्शन और रीज़न दोनों जो है इसका सही है, और असर्शन जो है असर्शन जो है उसका रीज़न फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसका डिटेल थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए क्या है, मीडिया आर इम्पॉर्टेंट इन इन्फ्लुएंसिंग हाउ वी सी द वर्ल्ड। यानी कि हम वर्ल्ड को कैसे सी करते हैं, ये इसके बारे में हमें इन्फ्लुएंस करता है। द मीडिया डोंट टेल अस व्हाट टू थिंक बट दे ग्रेटली इन्फ्लुएंस व्हाट वी थिंक अबाउट। यानी कि द मीडिया डोंट टेल अस व्हाट टू थिंक, हम क्या सोचते हैं इससे कोई मतलब नहीं है। हम व्हाट वी थिंक अबाउट, इसके बारे में जो है मीडिया आपको इन्फॉर्मेशन देता है। द मीडिया प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, इंटरप्रिटेशन एंड एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट गोल्स आर लाइकली टू हैव अ हायर प्रायोरिटी देन द अदर्स विद इन कॉमर्शियल मीडिया। देखिए, मैंने बताया ना कि मीडिया का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है, हायर प्रायोरिटी जो है उसका, एंटरटेनमेंट गोल्स आर लाइकली टू हैव अ हायर प्रायोरिटी, यानी एंटरटेनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कम्युनिकेशन थ्रू कलर्स कैन रिजल्ट इन। यानी कि जो रंगों के माध्यम से संप्रेषण का परिणाम है वह क्या हो सकता है, एस्थेटिक कोड्स, कल्चरल कोड्स, सेमेंटिक कोड्स, बाइनरी कोड्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ए एंड बी जो है इसका राइट आंसर होगा। यानी कि रंगों के माध्यम से संप्रेषण का परिणाम क्या हो सकता है, सौंदर्यपरक संकेत, ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी सांस्कृतिक संकेत, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो देखिए होता क्या है, लैंग्वेज इज अ कोड और सिस्टम ऑफ सिम्बॉल्स दैट परमिट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल टू कम्युनिकेट एंड शेयर मीनिंग। ठीक है, लैंग्वेज ऐसा कोड या सिस्टम है सिम्बल्स का जिसके द्वारा हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। कोड इज रेफरेंस टू द सोशियो लिंग्विस्टिक टर्मिनोलॉजी इन अ लैंग्वेज वेरिएशन। जो कोड हमारे हैं वो किसके रेफरेंस में होते हैं, सोशियो लिंग्विस्टिक टर्मिनोलॉजी के रिस्पेक्ट में होते हैं। अ मैसेज कैन बी डिलीवर थ्रू कन्वेंशनल वेज और कोड्स। तो देखिए 4 तरीके इसमें होते हैं, एस्थेटिक कोड, कल्चरल कोड, सेमेंटिक कोड और बाइनरी कोड। तो एस्थेटिक कोड क्या होता है, इन एस्थेटिक कोड्स प्रोडक्शन ऑफ मीनिंग इज नॉट द एम बट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ गिवन मैसेज। एस्थेटिक कोड्स आर कोनोटेटिव, है ना। एस्थेटिक कोड क्या होते हैं, कोनोटेटिव होते हैं। द ब्यूटी ऑफ आर्ट थ्राइव्स ऑन कलर कम्युनिकेशन। अगर हम कल्चरल कोड्स की बात करें तो कलर कोड्स ऑल्सो स्टेम फ्रॉम फिजिकल इफेक्ट्स, बायोलॉजिकल कंडीशनिंग एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स। यानी कि कलर्स कैरी डीप
मीनिंग्स इन एवरी कल्चर। आगे देखिए क्या, इन सम कल्चर्स द कलर वाइट रिप्रेजेंट पीस बट इन सर्टेन अदर कल्चर द सेम कलर में मीन डेथ। यानी कि यहाँ पर कलर्स की बात हो रही है कि जो आपका संप्रेषण माध्यम है उसमें रंगों का क्या परिणाम हो सकता है। एक तो एस्थेटिक कोड है, दूसरा सांस्कृतिक संकेत की बात करता है। जैसा कि एग्जांपल में लिखा था कि वाइट कलर का कहीं कहीं मीनिंग खुशी के लिए होता है, कहीं कहीं दुख के लिए होता है, डेथ मीनिंग होती है। इस तरीके से जो है कलर्स के मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में जो है चेंज हो जाते हैं। सेमेंटिक कोड की बात करें तो सेमेंटिक कोड क्या है, वी यूज़ द सेम सिम्बल्स टू कम्युनिकेट, इट एस्टेब्लिशेस दैट वर्ड्स हैव बोथ अ डिक्शनरी डेफिनेशन एंड मोर सब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल मीनिंग। ठीक है। बाइनरी कोड क्या है, दिस कोड इज बेस्ड ऑन द बाइनरी नंबर सिस्टम 0 and 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस साइंस डिराइव मीनिंग थ्रू। ठीक है। ऑप्शन ए है आपका, यानी कि संप्रेषण प्रक्रिया में संकेत किससे अर्थ प्राप्त करते हैं, द सब्जेक्टिविटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। सेकेंड है द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द डिकोडर। थर्ड है द नेटवर्क ऑफ इंटर रिलेशन। और फोर्थ है द न्यूट्रलिटी ऑफ द चैनल। यानी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो संकेत हैं किससे अर्थ प्राप्त करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा अंतर संबंधों के नेटवर्क से। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा अंतर संबंधों के नेटवर्क से। इसका अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसका हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, इन अ कम्युनिकेशन प्रोसेस द साइंस डिराइव देयर मीनिंग फ्रॉम द वेरियस इंटर रिलेशन दैट आर इंटरकनेक्टेड। द मीनिंग इज डिराइव्ड इनडायरेक्टली थ्रू द अदर ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड साइंस। यानी कि जो भी मीनिंग डिराइव्ड होती है इनडायरेक्टली थ्रू द अदर ऑलरेडी एक्सप्रेस साइंस से होती है। इट डज नॉट रिलेट टू द सब्जेक्टिविटी और द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द डिकोडर। यानी कि इसका डिकोडर के सब्जेक्टिविटी या ऑब्जेक्टिविटी से कोई रिलेशन नहीं होता है, ये इंटर रिलेशन बेस्ड होता है। ये क्या होता है, इंटर रिलेशन बेस्ड होता है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर है, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स द रैंडम वर्ल्ड, द सोशल वर्ल्ड, द डिवाइन वर्ल्ड, द अनसैंक्टिफाइड वर्ल्ड, है ना, अपवित्र जगत जो भी है। तो संप्रेषण की भाषा में यह भी शामिल है, क्या शामिल है, यादृच्छिक जगत, सामाजिक जगत, ईश्वरीय जगत और चौथा है अपवित्र जगत। तो इसका जो राइट आंसर होगा सबसे पहले वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, सामाजिक जगत, यानी कि द सोशल वर्ल्ड। यानी लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स टू द सोशल वर्ल्ड। अब इसको देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो अगर हम मैसेज की बात करें तो देखिए मैसेज का जो साइक्लिंग प्रोसेस है, इनकोडिंग, फिर मैसेज, फिर डिकोड, हाँ, फिर रिसीवर के पास पहुंचा, फिर इनकोड हुआ, फिर फीडबैक, फिर डिकोड, फिर सेंडर, फिर इनकोड। इसके बीच में अगर नॉइस आ जाता है तो नॉइस यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिस्टॉर्शन के लिए। और मैसेज का मीडियम जो है कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका पूछा था संप्रेषण की भाषा में यह भी शामिल है, यानी सोशल वर्ल्ड जो है इसमें शामिल होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉनोटेटिव कम्युनिकेशन इनसाइड द क्लासरूम इज। ऑप्शन ए है डायरेक्ट, बी है क्रिटिकल, सी है इम्प्लिसिट, 4 है एक्सप्लिसिट। यानी कि बात करें कक्षा के अंतर्गत गुणार्थक संप्रेषण है। ठीक है। कॉनोटेटिव प्रत्यक्ष है, क्रांतिक है, अंतर्निहित है या स्पष्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अंतर्निहित यानी इम्प्लिसिट है। जो कॉनोटेटिव कम्युनिकेशन होता है क्लासरूम के अंदर वो इम्प्लिसिट होता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। तो अगर हम बात करें, देखिए लैंग्वेज इज़ द की टू ह्यूमन लाइफ्स। लैंग्वेज कैन बी अंडरस्टूड एज एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ सिम्बल्स यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड ट्रांसमिटिंग मीनिंग। अगर इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन सोसाइटी की बात करें तो लैंग्वेज इज सोशल बाय नेचर एंड inseparably connected with people who are its creator and users. It grows and develops together with the development of society. तो देखिए यहाँ ऑप्शन में भी दिया था कि जो लैंग्वेज है आपका किससे रिलेटेड है, लैंग्वेज आपका इम्प्लिसिट है। ठीक है। आगे अगर हम बात करें, द लैंग्वेज ऑफ एवरीडे टॉक एन इम्पॉर्टेंट फील्ड ऑफ स्टडी बिकॉज इट इज़ द फंडामेंटल मीडियम थ्रू विच सोशल लाइफ इज इनेक्टेड। It is observed that language arises and develop with the rise and develop of society. तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर आपको मैंने बता दिया, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी, अंतर्निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, चूज द मिसिंग टर्म आउट ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव। ठीक है। आपको ये टर्म दे रखा है QPO, फिर NML, फिर आपका दे रखा है KJI। तो अगर इस पैटर्न को ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा IJK
LMNOPQ ऐसे बढ़ रहा है। अब उससे पहले IJK से पहले क्या आएगा, आप खुद सोचिए तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, FGH फिर IJK फिर LMNOPQ। सिंपली बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग से पूछा गया है, जो इंग्लिश की रीजनिंग आती है तो उससे पूछा गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है राइट आंसर होगा, मैंने आपको बता दिया है सॉल्व करके भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 81, यानी कि संख्या 1 और 81 के बीच की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखिए ये सारे जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड वाले क्वेश्चन है, इसको मैं यहीं पर डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए जो फार्मूला होता है द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ये होता है n इंटू n प्लस 1। क्या होता है, n इंटू n प्लस 1। अब यहाँ पर नंबर जो आपका दे रखा है 1 से 81 के बीच में जितने भी इवन नेचुरल नंबर्स होंगे, तो 1 से 81 के बीच में जितने भी इवन नेचुरल नंबर्स होते हैं वो टोटल 40 होते हैं। ठीक है, चाहे तो आप कॉपी में राइट कर देख लीजिएगा अगर 40 नहीं लग रहा हो। यानी इवन नंबर का मतलब क्या है, 1 से 81 के बीच में जो सम संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ से आप 80 तक पहुँचेंगे। तो जब आप 80 तक पहुँचेंगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल जो नंबर हैं 40 होते हैं, सम संख्याएं 40 हैं, और इसका जो फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 होता है, द सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या है आपका पास 40 है, तो 40 इक्वल टू 40 प्लस 1 ये फार्मूले में रखेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा आपका 40 इंटू 40 प्लस 1 अकॉर्डिंग टू द BODMAS 41। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद 1640 जो है आपका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन में दे भी रखा है। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 1640 जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपका जो राइट आंसर होगा 1640, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इन अ बैग देयर आर कॉइन्स ऑफ 5 पैसा, 10 पैसा एंड 25 पैसा इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। इफ देयर आर ₹60 इन ऑल, हाउ मेनी 5 पैसा कॉइन्स आर देयर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अगर हिंदी में इसको बात करें तो देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, किसी थैली में 5 पैसे, 10 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 3:2:1 में हैं। यदि कुल मिलाकर इसमें 60 रुपये हैं तो उसमें 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो इसका अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करें तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए टोटल पैसे कितने हैं, देयर आर 25 पैसे, 10 पैसे एंड 5 पैसे कॉइन्स इन अ बैग इज 1:2:3। वैल्यू है टोटल की 60 रुपये। तो अब ये मान लेते हैं लेट एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ कॉइन्स बी x, 2x एंड 3x। हम ये मान लेते हैं कि जो 25 पैसे और 10 पैसे और 5 पैसे की एग्जैक्ट क्वांटिटी है। अब अननोन है तो इसको हम x टर्म में मान लेते हैं। रेशियो x 25 पैसे का रेशियो क्या है 1, तो हमने ये 1x लिख लिया, और 10 पैसे का रेशियो है 2 तो हमने यहाँ पे 2x इसको लिख लिया, और 5 पैसे का रेशियो है 3 तो हमने यहाँ इसको 3x लिख लिया। ठीक है, तो ये हो गया इसका हम लोगों ने टोटल क्वांटिटी ये मान ली। अब क्या है, देन वैल्यू ऑफ ऑल कॉइन्स कंबाइंड। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अगर हम बात करें तो 25 इंटू एक्स। ठीक है, फिर 10 इंटू 2x, ये 2 पैसे ये है आपका 10 पैसे के लिए, और ये जो 5 पैसे का है 5 पैसे के लिए 3x था। ठीक है, इक्वल टू 60 पैसे। ठीक है, ये टोटल वैल्यू थी। अब इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 25 प्लस 20 यानी 10 2 जा 20, तो 25 प्लस 20 कितना हो जाएगा 45, और 45 प्लस 15 ये आपका हो जाएगा 60x। 60 ये हो गया। अब हमारे पास 60 रुपीज़ भी हैं। ठीक है, तो 60x इंटू 60 रुपीज़, और हमने इसको बदल लिया पैसे में। 1 रुपीज़ में कितने पैसे, 1 रुपीज़ में हो गए आपके 100 पैसे, तो 60 रुपीज़ में 60 इंटू 100 यानी कुल मिला के 6000 पैसे। अब 6000 पैसे हैं, यहाँ हमारे पास 60x है और इधर है आपका 6000 पैसे। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो x ये जो 60 है ये आपका कहाँ आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा आपका 60 और ये कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम्स में। तो x इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 100। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू आ जाएगी 100। अब यहाँ पर हमें पूछा गया है, अब क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो 5 पैसे का जो रेशियो है कितना है 3x है। अब x की वैल्यू हमें पता चल गई। ठीक है,
हमें 5 पैसे के बारे में इन्होंने पूछा था, तो 5 पैसे की जो वैल्यू है रेशियो में 3x है और x की वैल्यू है 100, तो 3 इंटू 100 कितना हो गया 300, यानी कि 5 पैसे की जो वैल्यू कितने सिक्के हैं हमारे पास 300, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर माफ़ कीजिएगा 3 जो है इसका सही आंसर होगा। 300 पैसे 300 हैं 5 पैसे के सिक्के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनोज कमीशन इज 10% ऑन ऑल सेल्स अप टू ₹10,000 एंड 5% ऑन ऑल सेल्स एक्सीडिंग दिस। ही रिमिट्स ₹75,500 to his company after deducting his commission. The total sales come out to be। ये कमीशन का क्वेश्चन है, तो इसका हिंदी वर्जन भी दे रखा है, इसको भी एक बार पढ़ देता हूँ। कुल 10,000 रुपये तक की बिक्री में मनोज का कमीशन 10% तथा इससे अधिक की कुल बिक्री में उसका कमीशन 5% है। अपना कमीशन काटने के बाद वह कंपनी को 75,000 रुपये प्रदान करता है। बिक्री की कुल धनराशि क्या है? ऑप्शन है 78,000, 80,000, सी है 85,000, डी है 90,000, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब हम अगर मनोज की टोटल कमीशन की बात करें तो वहाँ पे लिखा है, जैसा कि आप क्वेश्चन ने देखा भी था आपने, कि कुल 10,000 तक की बिक्री में मनोज का कमीशन कितना है 10% है और इससे अधिक की कुल बिक्री में 5% है। तो यहाँ पे जो हम लोग का इक्वेशन बनेगा वो ऐसे बनेगा, टोटल कमीशन इसका क्या है 10,000 पे 10% है प्लस बाकी का हमने मान लीजिए टोटल x जो है इसका कमीशन हो रहा है, तो 10,000 तक 10%, उसके बाद टोटल x में से हमने 10,000 घटाया, मतलब जो भी बच रहा है उस पर 5% इसका जो है कमीशन बन रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10% ऑफ 10,000 यानी कि 10% जो 10,000 का बनेगा वो आपका बनेगा 1,000 रुपीज़, ठीक है। और 5% ऑफ x माइनस 10,000 यानी कि 5% ऑफ x, यानी ये आपका हो जाएगा 5/20, ठीक है भाई। 5% ऑफ x का मतलब 5/100, तो ये आपका हो जाएगा 5/100 माइनस 5% ऑफ 10,000। 10,000 का 5% क्या हो जाएगा 500। तो जब 1,000 में से 500 ये घटेगा तो आपका ये 500 हो जाएगा और 5 × 5 520 जा 100, ये 5/20 यहाँ से 5x/20 ये आपका आ जाएगा। यानी कि कुल मिला के जो फाइनल इसको सॉल्व करने के बाद आएगा, जो मैंने सॉल्व करके दिखा दिया आपको, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद ये आएगा 500 + x/20। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नाउ रेमिट्स ₹75,500 टू हिज कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन। अपना कमीशन घटाने के बाद वो 75,500 रुपये वापस करता है कंपनी को। यानी कि अब अपना कमीशन यानी टोटल ये इसका आ गया, देखिए टोटल कमीशन। अब टोटल कमीशन में कितने में से x में से वो घटाएगा इसे, तो यानी कि 75,500 रुपये वो दे रहा है अपना कमीशन हटाने के बाद, यानी x में से इसने 500 + x/20 हटा दिया, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो x माइनस 500 + x/20 ये जब बनेगा, हाँ इसको ध्यान से देखिए, x माइनस 500 + x/20, x माइनस 500 + x/20। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा ₹80,000, ठीक है। 80,000 रुपये ये आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 80,000 रुपये, देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा 80,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 4% पर एनम इज हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2,000 फॉर 2 years एट 10% एनम। द सम इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट इज, यानी कि ये पहला है 8,750, दूसरा है 1,750, तीसरा है 2,500, चौथा है 3,500। यानी क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हिंदी में भी दे रखा है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ₹2,000 है, यह 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। यानी ये क्या कह रहा कि 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का ये आधा है, तो साधारण ब्याज में लगाए गए मूलधन की राशि क्या है, ठीक है। यानी कि ये आपका यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसा इधर देखिए आप क्वेश्चन प्रिंसिपल दे रखा है कितना 4,000 रुपीज़ है ना। प्रिंसिपल आपका कितना दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है आपका माफ़ कीजिए, प्रिंसिपल आपका 2,000 रुपीज़ दे रखा है।
यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। प्रिंसिपल आपका जो दे रखा है 2000 रुपीज़ दे रखा है, इसको याद रखिएगा। टाइम 2 ईयर, रेट 10%। फार्मूला आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है P इंटू 1+R/100 टू द पावर n माइनस P, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं कहीं कहीं P 1+R/100 टू द पावर n और -1। बात वही है, P का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इस फॉर्म में आ जाता है, कोई बाकी इशू नहीं है इसमें। अब अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा कितना है, प्रिंसिपल की बात करें तो 2000 रुपीज़ है, याद रखिएगा ये 2000 रुपीज़ यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। प्लस 1+R/100, रेट कितना है 10%, तो 10/100 का मतलब अगर 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0.10 आ जाएगा, तो 1+R/100 और स्क्वायर हो जाएगा। n का मतलब यहाँ स्क्वायर, n कितना है, टाइम कितना है आपका 2 ईयर, तो स्क्वायर हो गया और -1 ये फार्मूले वाला। अभी 2000 प्लस 1.21 इसको सॉल्व करने पे आएगा, तो 1.21 -1 लिखा तो ये आ गया 420 रुपीज़। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो जस्ट हाफ है किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का, यानी सिंपल इंटरेस्ट इज जस्ट हाफ ऑफ CI/2। ठीक है, तो ये 420/2 या क्या आ गया 210, और SI सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो है PRT/100। तो जब हम PRT/100 रखेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा, अब यहाँ पे 210 ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, और P प्रिंसिपल यही हमें फाइंड करना है। रेट इस बार कितना है, रेट इस बार फिर से उतना ही है, ठीक है, 10% वार्षिक की दर से वर्ष साधारण, ठीक है, तो रेट आपका वही है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 750 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में आपके दे भी रखा है 1750 रुपये, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ प्रोपोजिशन सम मिल्क इज कर्ड इज टेकन टू बी ट्रू व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस कैन बी फॉल्स। यानी कि यहाँ पे पूछा है, यदि तर्क वाक्य कुछ दूध दही होता है तो सही माना जाए तो निम्नलिखित आधार वाक्यों में से कौन सा गलत होगा। यहाँ बोला गया है कौन सा गलत होगा, तो ऑप्शन 1 है कोई दूध दही नहीं होता है, बी है सभी दूध दही होता है, सी है कुछ दूध दही दूध होता है, और डी 4 है कुछ दूध दही नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है पहले मैं वो आपको बता देना चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर होगा, कोई दूध दही नहीं होता है, या आधार वाक्य जो है गलत होगा, क्योंकि इसमें कुछ दूध दही होता है, ये प्योरली अपोजिट स्टेटमेंट हो गए, कोई दूध दही नहीं होता है और कुछ दूध दही होता है, तो ये बिल्कुल नकारात्मक वाक्य हो गया है। अगर हम बात करें इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन की, तो इसमें प्रोपोजिशन क्या है आपका, कुछ दूध दही नहीं होता है, इसमें जो कुछ जो होता है ऑल को भी समेटे रहता है, सम को भी समेटे रहता है, लेकिन इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर होगा। तो आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए, बाकी के नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जब आप यूट्यूब चैनल के मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट यहाँ पर पड़ी हुई है, सारे कंटेंट, जैसे JIC लेक्चरर है, UPPSC JIC लेक्चरर है, न्यू जॉब्स वैकेंसीज़ की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, UGC नेट पेपर फर्स्ट की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, UGC नेट साइकोलॉजी, नेट एजुकेशन, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के पेपर, और फिर अगर हम बात करें तो UGC नेट के आंसर की भी वहाँ पड़ी हुई है। तो सारे कंटेंट अच्छे कंटेंट वहाँ पे पड़े हुए हैं, प्लीज़ एक बार जाकर जरूर विजिट करिए, बहुत पसंद आएगा वीडियोस सारे। तो आशा करता हूँ आज का क्वेश्चंस जो हम लोग ने डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन तो कमेंट के द्वारा जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।